थोड़े से और क्वेश्चन समझते हैं बेटा लिमिट्स के। मुझे बुक दे एक, कहाँ पर है? तुम दोनों के पास होगी, ला मेरे को दे। मैथ्स अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 23 कराया था, जिसपे सिर्फ हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो सॉल्व करना सीखा था, ठीक है ना। फिर मैंने 24 आपको क्वेश्चन दिया था, उसको आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब थोड़ा हम एक क्वेश्चन नंबर 25 पहले समझे, जो कि तुम लोगों को LHL RHL और थोड़ा स्ट्रांग हो जाए आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, देखो 25th क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे। 25th क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इवेल्युएट करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। हाँ बेटा, हाँ हाँ छुट्टी हो गई। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, एंड एफ एक्स इज डिफाइंड एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स मुझे इवेल्युएट करना है, और एफ एक्स को डिफाइंड कर रहा है बेटा मॉड एक्स अपॉन एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। कह रहा है ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का पहले तो मतलब आप समझेंगे। एफ एक्स इज मॉड एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। आ गया यहां तक। पहले ये पता लगाओ कि क्या ये LHL RHL का क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, पहले इसको पता लगाना पड़ेगा। हाँ मतलब एग्जिस्टेंस का मतलब, अगर LHL RHL का नहीं हुआ तब फिर तरीका अलग होगा सॉल्व करने का, अभी हमने उसे नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, अभी हम पढ़ेंगे उस बात को। अब देखो बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा मिडल पॉइंट क्या है यहां पर, यहीं से बस मिडल पॉइंट पता चल रहा है, लेफ्ट और राइट वाला। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब जीरो के लेफ्ट और राइट की बात कर रहा है, यही तो मतलब है ना। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब या तो जीरो से बड़ा होगा एक्स या जीरो से छोटा होगा। अगर जीरो से बड़ा है एक्स तो देखो फंक्शन तो एक ही है, पिछले और इसमें डिफरेंस देख लो जरा। पिछले वाले में जीरो से छोटा था तो ये फंक्शन लिखा था, जीरो से बड़ा था तो ये फंक्शन लिखा था। अभी आपको क्या बोल रहा है, जीरो से छोटा है तो यही फंक्शन है मॉड एक्स अपॉन एक्स, जीरो से बड़ा है तब भी यही फंक्शन है, लेफ्ट और राइट सेम ही हो रहा है। तो क्या यहां LHL RHL चाहिए? लेफ्ट और राइट पे सेम फंक्शन है। मैंने बताया था कि भाई हमें LHL RHL तब लगाना है जब लेफ्ट और राइट पर अलग अलग फंक्शन हो, लेफ्ट पर अलग राइट पर अलग। यहाँ कह रहा नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो को छोड़ दो, बाकी सभी रियल नंबर पर यही रहेगा फंक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ स्पेशल केस आता है कि जो ये मॉड एक्स होता है ना, ये खुद ही डिफाइंड होता है लेफ्ट और राइट पर, इसीलिए हमने रिलेशन फंक्शन पढ़ा था। मॉड एक्स के बारे में बच्चों आप जानते हो कि मॉड एक्स होता है माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, और प्लस एक्स होता है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चाहे इस क्वेश्चन में आपको वो सिंबल्स नहीं मेंशन हो रहे हैं, लेस देन ग्रेटर देन, बट इनडायरेक्टली वो चीज यहां पर है, यानी फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, सिग्नम फंक्शन, जैसे ही स्पेशल फंक्शंस आ जाएं तो थोड़े केयरफुल हो जाना है कि देखना भाई अब इसको कैसे करना है। समझ में आया, ठीक है ना। अगर इसी फंक्शन को आप दोबारा से लिखना चाहो, ध्यान से समझो, वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसी फंक्शन को मैं इस सेंस में लिखना चाहूं तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे चेंज करूंगा फिर से फंक्शन, अभी समझना आप लोग। एफ एक्स हो गया हमारे पास, मतलब अगर x नॉट इक्वल टू जीरो है तो यानी x या तो लेस देन जीरो है या x ग्रेटर देन जीरो है, और x इज इक्वल टू जीरो पर आपको दे ही रखा है। क्या तीनों केस अब हो गए? लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो। लेस देन जीरो पर आपने कहा x क्या, मॉड x क्या होता है, माइनस एक्स होता है, यानी ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस एक्स अपॉन एक्स बन जाएगी। इस वक्त अब आपको न्यूमरेटर में माइनस एक्स लिखना होगा,
और 0 के राइट पे क्या लिखना होगा बेटा, प्लस एक्स लिखना होगा, और 0 पर 0 है। और फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि भाई और हो सकता है, अगर एफ एक्स 0 के लेफ्ट में है तो वो 0 तो नहीं है, अगर दो नंबर सेम हो लेकिन वो नॉन जीरो हो तो क्या वो कट सकते हैं, तो x और x कट सकता है। -1 आ गया अगर x लेस देन 0, +1 आ गया अगर x ग्रेटर देन 0, और 0 आ गया व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो असली फंक्शन ये बना है, समझ गए। अब ये फंक्शन की ये वाली फॉर्म है मेन जो हमें ध्यान रखनी है, ये ऐसे बनेगा। अब क्या निकालना है मुझे, अब लगाओ LHL RHL, अब तो हो सकता है ना। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है। अब देखो लेफ्ट में -1 है, यानी ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, -1 के, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, +1 के। क्या लेफ्ट राइट में अलग अलग नहीं हो गया, जब अलग अलग हो गया तो LHL RHL, तो बिना उसके काम होगा नहीं। तो अब हमने पहले लगाया LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL क्या कहती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx, ध्यान दो 0 नेगेटिव fx आ गया। अगर आपका जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है तो 0 - h 0 + h का कोई काम नहीं है, कोई रोल होगा भाई, जब x ही नहीं है तो फर्क कैसे डालेगा उसके ऊपर, सही है। अभी आपके लिए बना दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव -1। अब इसमें h कैसे लेंगे, तो इसमें h की बेटा जरूरत ही नहीं, सीधा -1 आंसर, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ नहीं करना इसमें 0 - h वगैरह, सही है। जब फंक्शन ही नहीं है तो ना 0 - h करोगे ना 0 + h करोगे, क्योंकि कौन सा फंक्शन है ये, कांस्टेंट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 5/2 7/9 ABC, x उसमें नहीं है तो कांस्टेंट हो गया, वही आंसर हो जाएगा, कोई लिमिट नहीं रखी जाती। तो -1 इसका आंसर आया LHL। अब आते हैं RHL पर, RHL का 1 आ जाएगा, वेरी गुड। तो क्या ये एक लिमिट एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी तो आंसर नहीं होगा। अब यही मान लो MCQ में आ जाए कि भाई क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे करूंगा, -x/x -1 लेफ्ट पे है, +x/x कट के +1 राइट पे है, तो लेफ्ट राइट पे अलग अलग है, क्योंकि कांस्टेंट है तो कोई बदलेगा ही नहीं, तो देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म हो गया कुछ, ठीक है ना। ऐसे करना है। इसके बाद आते हैं RHL पर, कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव fx। 0 पॉजिटिव क्या है बेटा, 0 पॉजिटिव 1 है, आंसर आ गया 1। तो बिकॉज LHL is not equal to RHL, therefore limit x approaches to 0 fx is not exist। हो गया क्वेश्चन खत्म। अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो कोई वैल्यू नहीं बनती। अभी तक इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। LHL RHL अगर बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वही आंसर होगा जो लेफ्ट और राइट पे आया है, ठीक है ना। यहां तक हो गया। अब बेटा ये तो LHL RHL हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन करने हैं उसमें ये ऑलरेडी बोला जाएगा कि भाई लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है, अब हमें चेक नहीं करना। अब सीधा एक फंक्शन लिखा जाएगा कि पूरी डोमेन में यही फंक्शन है, तो कह रहा बताओ इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। अब हमें क्या पढ़ना है, एल्जेब्रिक वे पढ़ना है कि लिमिट को कैसे इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है ना, टू फाइंड लिमिट। अब इस पे करते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया फाइंड लिमिट या इवेल्युएट लिमिट या टू फाइंड लिमिट, ठीक है, एक ही बात है। अब जैसे लिमिट फाइंड आउट करना है तो बुक में तो नहीं लिखा, बट मैंने क्या किया, मेथड को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है कि क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगाओगे। तो पहला जो मेथड है बेटा वो है बाय यूजिंग डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है। यहां लिख देता हूं टू फाइंड,
टू फाइंड लिमिट, पहला मेथड बाय यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब समझो क्वेश्चन को, अब एक एक क्वेश्चन करके हम इसको समझते जाएंगे। मान लो हमें कहता है कि इवैल्यूएट, ऐसे लिखेगा, इवैल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 9। कह रहा है इसे इवैल्यूएट करो। अब इसमें कोई LHL RHL आपको नहीं लगाना, क्योंकि एक सिंगल फंक्शन है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पर इसकी वैल्यू बतानी है। समझ गए? तो जो ये बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें आपको इस नंबर को डालना है, 3 को डालोगे, डालो 3 को। अगर 3 को डालने पर 0/0 फॉर्म नहीं बनती तो वही इसका आंसर है। क्या नहीं बनती? 0/0 फॉर्म। ठीक है ना? तो यहां कुछ फॉर्म्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी होती है? अगर 0/0 बन जाए तो उसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। क्या बन जाए? 0/0 बन जाए तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इन्फिनिटी बन जाए तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। और भी कॉन्सेप्ट होते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म के, लेकिन CBSE सिलेबस में यही दो बातें याद। अगर 0/0 हो जाए तो उसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, और इन्फिनिटी हो जाए तो उसे आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हो। ठीक है ना? इतना ही अपना CBSE का सिलेबस है। ठीक है ना? उसके अकॉर्डिंग ये ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना होता है, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बात याद रखो कि इसी 0/0 फॉर्म को सिंप्लीफाई करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। हमें क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करना होता है जब तक लिमिट पुट करने पर 0/0 फॉर्म बनती रहती है। सही है? और उसको सॉल्व करने के मेथड हैं फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट और लॉगरिथमिक लिमिट। ये सब अब हमें पढ़ते जाना है। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ, लॉग पढ़ेंगे ना, अभी इसमें एडिशनल में है ना, ये इसमें नहीं लिखा, एक और अलग से सिलेबस है ना, उसमें है। ठीक है? तो देखो, अब मैंने क्या किया बेटा, इसमें 3 को सब्स्टिट्यूट किया। चेक करो जरा, 3 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब आप इसमें 3 को रखोगे, नमस्ते बेटा, 9 + 5 और 9 + 9, क्या 0/0 फॉर्म बनी? अगर 0/0 फॉर्म नहीं बनी तो यही आपका आंसर है। अब बताओ, इससे आसान कुछ हो सकता है? 3² + 5, 3 × 3 + 5 यानी 9 है ये, सॉरी 14 कितना हो गया बेटा? 14/18, ये 9 हो गया। यानी 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 7/9, ये इस लिमिट का आंसर बाय यूजिंग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब सेकंड मेथड, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड लिमिट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन सबको याद है, एल्जेब्रिक मेथड सबको क्लियर है। फैक्टराइजेशन वाले जो पॉलिनोमियल में पढ़े थे, मिडल टर्म ब्रेकिंग, a² - b², a³ + b³ a³ - b³ a + b + c होल स्क्वायर, a³ + b³ + c³ -3abc। सब याद है फैक्टराइजेशन? ठीक है, सब याद होने चाहिए। जो बीच में फॉर्मूले नहीं आएंगे पहले पूछेंगे आपसे। ठीक है, पहले तुम लोगों की बेइज्जती कर लें फिर बताऊंगा। समझ गए कि याद नहीं किया है अभी तक? 10वीं 9 से ही पढ़ रहे हैं हम। अब मान लो हमें क्वेश्चन मिला बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहां आ गया x³ - 27 और नीचे आ गया x² - 9। कह रहा भाई इसे इवेल्युएट करो। तो हमारा पहला मेथड जो जाता है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का जाता है। आप इसमें 3 को रखेंगे, देखो क्या बन रहा है 3 को रखने पर, 0/0 बन गया। सही है ना?
कौन सी फॉर्म बनी? बिकॉज 0/0 फॉर्म, 3 रखने पे क्या बन रही है? 0/0 फॉर्म। तो जिस स्टेज में ये फॉर्म बनेगी वहां आप लिमिट को नहीं रख सकते, ठीक है ना। अभी जितने क्वेश्चन होंगे ना 0/0 ही रहेगा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है ही नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया बाई चांस आ जाए। बाकी वही है मेन फॉर्म आपके, क्या नाम है उसका? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है बेटा डायरेक्ट? यानी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के मेथड से बाहर हो गया है, उससे नहीं होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व किया तो हमने देखा ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या लगेगा? फैक्टराइजेशन। अब आ जाओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर लग रहा है, ठीक है। आर एन क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का? याद नहीं है? बहुत अच्छी बात है, हमें तो चाहिए ही वही जिसको कुछ ना याद हो। a क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab, और सारे मिलके बताओगे कि फॉर्मूला? हाँ, क्या होता है आप बताओ। ये कैसे कब आया ये? स्क्वायर कहाँ आ गया क्यूब में? हाँ जी, इसमें बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ जी, क्या फॉर्मूला होगा जल्दी बताओ। हैं? नहीं, क्यों नहीं पूछे भाई? तेरे से क्यों ना पूछें? तो वो बात कर दी सर स्टाफ है, जो पहले बसों में चलते थे, क्या स्टाफ है? स्टाफ थोड़ी है यहाँ, स्टाफ नहीं चलता कि मेरे से टिकट मत पूछो जी। हाँ जी, हाँ हाँ, आपके स्टूडेंट है और हम ही ना पूछें, बहुत बढ़िया। a क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो पहले ही फॉर्मूले में तुम लोग अटक गए, ये हाल है। बिकॉज a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी, लेकिन a माइनस बी कहां था? है ना? परफेक्ट बताओ, ये नहीं सर कुछ ऐसा होता है, कुछ बच्चे कैसे चलेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये बना x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और प्लस कितना हो गया बेटा? 9। और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका तो बता लोगे? इसका भी नहीं आता, मैं ही छोड़ दूंगा फिर, इसका तो आना चाहिए। है ना? तो अब देखो क्या हो रहा है, देखो बच्चों, x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया। अब फाइनली क्या बच रहा है, जल्दी चेक करो। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x प्लस 3। अब बेटा बताइए, क्या अब 0/0 फॉर्म है? डिनोमिनेटर से पता चल गया नहीं है, तो इसका मतलब इस स्टेज पर अब लिमिट को मैं फिर से पुट कर सकता, वही मेथड। तो कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 9, और नीचे क्या आ गया बेटा? 9 लिख दो ना, नहीं 6 आएगा नीचे, सॉरी। हाँ हाँ, 6 हो गया, ये हो गया ना 6, यानी 27/6 हो गया। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 9/2 इसका आंसर। तो दोनों मेथड क्लियर हो गए सबको? पहले नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलें, थोड़ा सा ध्यान देना, अभी थोड़ा आवाज़ आ रही है, लेकिन क्लास पूरी कर ले हम अपनी, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा थर्ड, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हो गया। थर्ड है हमारा बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड। थर्ड है बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड। अब रैशनलाइजेशन मेथड कैसे? जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया कि इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 2, एक
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 कर लेते हैं। एक्स अप्रोचेस टू 4 रूट एक्स माइनस 2 और होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। मान लो ये क्वेश्चन आए, ठीक है ना। अब बेटा अगर मैं 4 इसमें पुट करता हूं तो 4 का रूट कितना हो गया 2, 2 माइनस 2 कितना हुआ 0, 0 हो गया। और नीचे पुट करूं तो नीचे भी कितना हो गया 0, 4 का स्क्वायर 16, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, यही बन रही है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करना है तो अब मुझे सबसे पहला काम तो यह है कि रूट हटाना है। अगर रूट हटाना है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा न्यूमरेटर। ऐसा जरूरी नहीं जैसे 9th में पढ़ के आए हो कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ओनली, न्यूमरेटर भी रैशनलाइज होता है। उसमें लिखा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर a माइनस बी मेरे पास है तो मुझे a प्लस बी बनाना है, जो कि मैं फॉर्मूला बना सकूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि जब रूट के ऊपर स्क्वायर होगा तब रूट हट जाता है, यही है ना। तो अब रैशनलाइज में क्या करोगे, पहले इसको खत्म करोगे आप, रूट एक्स माइनस 2। अभी बेटा एक एक स्टेप करूंगा, बाकी पेपर में आप 2-3 स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसके अंदर। अभी सिर्फ मैंने ध्यान दिया कि रूट है तो मैं रैशनलाइज करूंगा, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूं रैशनलाइजेशन मेथड। रूट, हाँ हाँ यही मैंने कहा ना बेटा कि ये चीज दिमाग से अब निकाल दो कि रैशनलाइजेशन सिर्फ डिनोमिनेटर में होता है। आपको क्या करना है कि a माइनस बी अवेलेबल है, उसके साथ a प्लस बी चाहिए, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना सको। बात समझ गए। तो आपको रूट खत्म करना है, तो ये मैंने किया यहां पर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बना बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 को अभी हमने कुछ नहीं छेड़ा है, रूट एक्स प्लस 2। अब जो जो बातें इसमें बोलूंगा बहुत ध्यान रखना सारे। नेक्स्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 हुआ, रूट एक्स स्क्वायर का एक्स हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, नीचे आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 16 और इधर आ गया रूट एक्स प्लस 2। ये आ गया हमारे पास, इतना हो गया। कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हुई क्वेश्चन में। एक बार फिर से अब 4 को डाल के देखो कितना आ रहा है, 4 माइनस 4 0, इधर भी 0 आ रहा है, ये क्या दे रहा है 4 दे रहा है। हाँ लेकिन अब बात ये समझो कि ये तो 0 का कोई रोल प्ले नहीं कर रहा ना, ये तो इसकी वजह से 0 हो रहा है। तो जब ऐसे बड़े क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि कहां कहां 0 बन रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। और जो भी 0 नहीं बना रहा, जैसे ये 0 नहीं बना रहा, तो समझ जाओ इसका कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा। समझ गए ना। अब जो सॉल्यूशन बनेगा सिर्फ उन फंक्शंस में बनेगा या उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बनेगा जो सब 0 दे रहे हैं। समझ जाओ इन्हीं के बीच में सॉल्यूशन ढूंढना है। गलती से नहीं कि मैं इस ब्रैकेट को ऑफ करने लग जाऊं, मुझे ये पता है ये कुछ नहीं कर रहा है, इसको सेपरेट रखना है, ये बाद में लिमिट इसमें पुट हो जाएगी। बात समझ गए। सॉल्यूशन किन के बीच में करना है, जहां 0 बनता है, ठीक है ना। तो बस ये दो हैं जो सॉल्व करने लायक है, तो इन्हीं दो पे मुझे फोकस करना है कि इन दो को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो x माइनस 4 है, नीचे पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो मैं अभी इसे सिंप्लीफाई कर लूंगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ये आ गया x माइनस 4, इसे क्या लिख सकता हूं बेटा x माइनस 4 x प्लस 4 रूट एक्स प्लस 2। क्या ठीक चल रहा है, x माइनस 4 और x माइनस 4 गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 4, 1 अपॉन x प्लस 4 इंटू रूट एक्स प्लस 2। अब सोच के देखो, अब तो 0 ओवर 0 खत्म है, ऊपर तो 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब फॉर्म गई। अब रखिए बेटा 4, नीचे कितना आ गया 4 प्लस 4 और नीचे क्या आ गया 4 प्लस 2। 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, 4 का रूट 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, आंसर कितना आ गया 1/32। तो क्या ये मेथड समझ में आ गए। पहला कौन सा था, बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा फैक्टराइजेशन और तीसरा रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाय यूजिंग
स्पेशल आइडेंटिटी। फोर्थ, बाय यूजिंग स्पेशल आइडेंटिटी। ठीक है ना, बाय यूजिंग स्पेशल आइडेंटिटी मेथड। अब ये मेथड क्या है इसको समझो। स्पेशल आइडेंटिटी मेथड क्या होता है कि मान लो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए है। ठीक है ना, एन इज एनी रियल नंबर, एन इज एनी रियल नंबर। क्या लिखा, ध्यान देना इस आइडेंटिटी पे कैसे बन रही है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए होना चाहिए, एक्स टू दी पावर एन हुआ, माइनस ए टू दी पावर एन हुआ, नीचे एक्स माइनस ए हुआ। ठीक है ना, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है बेटा, कोई इसमें वैल्यू नहीं पुट करते, एन ए एन माइनस वन। क्या आंसर होता है, एन ए एन माइनस वन। ध्यान से देखो, ए पुट करके ए टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन, जीरो, नीचे भी है जीरो। कौन सी फॉर्म है, जीरो ओवर जीरो फॉर्म। तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना, आप ये सीधी आइडेंटिटी लगा सकते हो। इसका जो प्रूफ है वो बाइनोमियल थ्योरम से हम कर सकते हैं, तो प्रूफ आता नहीं है इसमें। ठीक है ना, अब बता रहा हूं कब आप इसको 100% होगा कि भाई मुझे इसे अप्लाई ही करना है। ठीक है ना, इसको कब आप अप्लाई करोगे, ये मेन आपकी आइडेंटिटी हो गई, ध्यान रखना है। मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि आपको सॉल्व करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एक्स टू दी पावर 10 माइनस 1024 अपॉन एक्स माइनस 2। जैसे ही आपने पावर देख ली 4 या 4 से ऊपर पावर दिख गई तो ये समझ जाओ कि फैक्टराइजेशन करना मुश्किल है। ये नहीं कि हम x टू दी पावर 4 को फैक्टराइज करना शुरू कर देंगे, नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया, और नीचे बहुत ही लीस्ट पावर है। ठीक है ना, अब जो 1024 होता है बेटा, तो ये हिंट मिल जाता है कि ये इसी आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। x टू दी पावर 10 ये बन गया बच्चों 2 टू दी पावर 10 और नीचे आ गया x माइनस 2। अब जरा मैच करो आइडेंटिटी से। x अप्रोचेस टू 2 यानी a की जगह 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है और इधर भी 2 आ रहा है, पूरा मैच कर रहा है। n की जगह क्या ले रहा है, 10, तो क्या लगा, n a n माइनस 1, यानी इसका आंसर हो गया 10 इंटू 2 टू दी पावर 9। और टूथ मेथड बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, अब ट्रिग्नोमेट्री मेथड जो है इसके लिए कुछ हमें फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों। पहला रूल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1। याद रखना है, अभी इस पे बहुत सारा काम करना है। सेकंड, दूसरी आइडेंटिटी याद रखनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1। हाँ, cos x बस, डिनोमिनेटर नहीं, क्योंकि cos 0 1 होता है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, इन तीनों ही केस में लिमिट अप्रोचेस टू क्या होनी चाहिए, 0। ऐसा नहीं बेटा कि साइन x अपॉन x 1 होता है, ये नहीं होता, साइन x अपॉन x 1 नहीं होता। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1, क्योंकि जितना x यानी या थीटा साइन का एंगल जितना 0 के क्लोज होगा उतना ही साइन थीटा थीटा के क्लोज होगा। ठीक है ना, समझ गए। तो इन सब का प्रूफ है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस एक्स अपॉन एक्स 1, एक्स अप्रोचेस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स 1। 3 हो गई, 6 टी रेशियोज होते हैं। अगर मान लो हमारे पास कॉसेक आ रहा है तो साइन में कन्वर्ट करना है, सेक आ रहा है बच्चे तो कॉस में कन्वर्ट करना है, और कॉट आ रहा है तो 10 में कन्वर्ट करना है। तो हमें बस ये 3 आइडेंटिटी याद रखनी।
क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब आते हैं अलजेब्रा ऑफ द लिमिट पर, अलजेब्रा ऑफ द लिमिट। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक। अब लिमिट की अलजेब्रा क्या है कि जैसे मान लो आपको दिया जाए कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, या उससे ज्यादा फंक्शन दिए जाए एफ एक्स प्लस जी एक्स। पहला तरीका तो यह है कि इन दोनों को आप प्लस करो, उसके बाद एक सिंगल फंक्शन बनाओ, फिर लिमिट पे काम करो। ठीक है, लेकिन बाई चांस क्या होता है कि एक फंक्शन एफ एक्स तो एल्जेब्रिक हो गया, दूसरा फंक्शन जो जी एक्स है वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इस तरीके का। अब ऐसे केस में बेटा दोनों के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं बनता है ना, कि दोनों को सॉल्व करके कुछ रिजल्टेंट नया फंक्शन आएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि लिमिट अलजेब्रा कहती है कि आप इन दोनों फंक्शन को सेपरेट लिमिट अलॉट कर सकते हो। यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स अलग हो गया और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स अलग हो गया। अब यहां जो भी प्रोसेस फॉलो होगा वो फॉलो करोगे, यहां जो प्रोसेस फॉलो होगा वो फॉलो करो। ठीक है ना, जैसे मान लो यहां सिंपल फैक्टराइजेशन है और यहां कोई ट्रिग्नोमेट्रिक लग रही है, लॉगरिथमिक लग रही है, एक्सपोनेंशियल लग रही है, तो उसको यहां फॉलो करेंगे। जब दोनों का आंसर आ जाएगा फिर उनको प्लस करके नया आंसर। समझ में आ रहा है? अगर दोनों सेम नेचर के फंक्शन नहीं है तो उनके बीच में कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं होने वाला, तो हमें लिमिट को क्या करना होगा, सेपरेट करके सॉल्व करना होगा। तो ये पहली अलजेब्रा है, समझ गए। दूसरा बेटा, दूसरा अगर हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो यहां पर भी यही सेम कॉन्सेप्ट लगता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। थर्ड, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और दोनों अलग अलग नेचर के फंक्शन हैं जिनके बीच में कोई अलजेब्रिक सॉल्यूशन नहीं बन रहा, तो आप इन्हें भी सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो, यानी लिमिट दोनों को इंडिविजुअली अलॉट कर सकते। फिर वहां का प्रोसेस अलग, उसका प्रोसेस अलग। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट नंबर 4, अगर मान लो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स है बेटा, और यहां पर भी यही सिचुएशन है, आप कहेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। फिर इन्हें हम सिंप्लीफाई करें। ठीक है ना। फिफ्थ रूल, जैसे मान लो हमें दे दिया गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है, एफ एक्स टू दी पावर एन, ये दे दिया गया। जो n है उसका x से कुछ लेना देना नहीं, n कांस्टेंट हो गया, लेकिन अंदर वेरिएबल x है। ठीक है ना, और मुझे लिमिट सॉल्व करना है, तो n आपका एज इट इज रहेगा, लिमिट कहां चला जाएगा, fx के पास, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू a और fx टू दी पावर n हो जाएगा बच्चे। जो भी अंदर प्रोसेस चलेगा उसको करना है, जब आंसर आ जाए तो पावर अप्लाई। बात समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब इनडायरेक्टली आप ये समझ जाओ, जहां जहां x का फंक्शन होगा आप अपनी लिमिट वहां अप्रोच कर सकते। बस क्या नहीं होना चाहिए, 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट रूल आते हैं, अब 6th रूल भी कर लेते हैं, एक ही पेज पे कर देते हैं। 5th, ये सब ऐसे याद हो जाएगा, कोई पेपर में सब रूल नहीं आते, ये अपनी तरफ से हम समझ रहे हैं कि हर चीज तुमको परेशानी ना हो कोई चीज समझने में। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, मान लो a टू दी पावर एफ एक्स हो गया, ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कहां पहुंच गया, पावर में। ठीक है ना। ऐसे केस में क्या करोगे, a हमारा एज इट इज रहेगा, लिमिट पहुंच जाएगी बेटा पावर में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, और इसको सॉल्व कर लेना। हाँ बेटा, देख a रहा अपने पास,
ठीक है ना। फंक्शन कहाँ है, पावर में है, तो ए तो कांस्टेंट है, तो ये अपना यहीं रहेगा, और लिमिट कहाँ सॉल्व होने चली जाएगी, पावर में। जैसे मान लो ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, और x अप्रोचेस टू 1 है, तो क्या आंसर होना चाहिए, ये 1 चला गया उधर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1, आंसर आ गया ए स्क्वायर। समझ में आया, सबको क्लियर हो गया, तो वहां पे फंक्शन चला जाएगा। तो जहां जहां x में फंक्शन है और लिमिट x अप्रोचेस टू, ऐसा कोई जरूर नहीं सिर्फ x अप्रोचेस टू ही होता है, y अप्रोचेस टू है तो वेरिएबल y कहलाएगा, z अप्रोचेस टू है तो वेरिएबल z कहलाएगा। ठीक है ना, तो इतने बेसिक रूल हैं अलजेब्रा के। ठीक है, बात समझ गए सभी, तो चलूं अब आगे, जल्दी करो, नोट करो, हो गया, चलें, कविता नोट कर ले भाई। चलो जी, अब आ जाओ बेटा पेज नंबर 230 पर। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1। अब अगर तुम लोगों ने ध्यान से समझ लिया होगा, तो अब जो क्वेश्चन करूंगा तुम लोगों को बिल्कुल सिंपल लगेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 पार्ट फर्स्ट क्या बोलता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और हमें दे रखा है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमें दे रखा है। बेटा जी जब इसमें डिनोमिनेटर ही नहीं है तो 0/0 फॉर्म के तो चांस ही नहीं है, तो इसका मतलब ये बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। तो सीधे हमने 1 डाल दिया, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर और 1, आंसर कितना आ गया 1। सही है ना, खत्म, x की जगह वैल्यू डाल दो। दूसरा क्वेश्चन देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x इंटू एक्स प्लस 1, क्या इसमें कुछ होगा, इसमें भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो सीधे पेज नंबर 230, इसमें क्या डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 3 इंटू 3 प्लस 4 3 प्लस 1 4 3 12, आंसर। तीसरा देखो बेटा, -1 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, थर्ड पार्ट, सेकंड ना करूं ना, समझ गए ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 कितना आ गया 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन एक्स टू दी पावर 10। ठीक है ना, अगर बच्चों यहां से काउंटिंग शुरू करूं तो कुल कितनी टर्म्स होंगी, 1 को छोड़ दे, ये वाला 1 छोड़ दे, एक्स से काउंटिंग करनी है, 10 टर्म है ना, 1 से काउंट शुरू हुआ है, तो 10 टर्म में 1 को तो यहीं रख लेते हैं। अब आप -1 रख सकते हो क्योंकि 0/0 फॉर्म ही नहीं है, तो -1, अगला क्या आ जाएगा +1, फिर अगला क्या आ जाएगा -1, और फाइनली -1 की पावर 10। अब बच्चों ये बता दो इसमें कितने +1 होंगे कितने -1 होंगे, 5 + 1 5 -1, आधे इवन आधे ऑड, तो ये सब तो नील हो गया, 0 हो गया ना, 5 + 1 5 -1 0, तो आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, कुछ मुश्किल लिमिट है ना, सिंपल। अब आ जाओ फिर थोड़ा सा और बढ़ते हैं अब आगे, धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, मुश्किल की तरफ ले जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फर्स्ट पार्ट कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 100। वेरी गुड, क्योंकि कोई 0 बनने के चांस नहीं है ना, 0/0 फॉर्म तो है ही नहीं, तो 1 का स्क्वायर 1 1 और नीचे 1 + 100, आंसर कितना आ गया 2/101। बच्चों सही है, ठीक है, नेक्स्ट चलें, सारे कहाँ बिखर गए, आगे चलते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अब थोड़ा सा मुश्किल, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x और होल अपॉन x स्क्वायर -4। डायरेक्ट पुट करेंगे, चेक करो, कर लिया, तो क्या आंसर आ रहा है, ध्यान से देख, 0/0 आ रही है, 8
4 16 और उधर 8, 2 की पावर 3 8 होता है ना। 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। अब 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई तो इसका मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अब क्या करना है, आगे बढ़ना है, आगे के लिए सॉल्व करना है। दोनों पॉलिनोमियल है तो कौन सा मेथड बच्चों, फैक्टराइजेशन। ऊपर से x कॉमन आ रहा है, निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और नीचे x माइनस 2। वही मेथड याद रखो, जो जो जीरो देगा सब सॉल्व होंगे। तो मैं फिर अगले का वेट क्यों करूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे पता है ये भी तो जीरो बना रहा है, ठीक है। और ये है भी जाना पहचाना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये हो तो ऐसा होगा कि फॉर्मूला ना लगे, लगना ही है, उसने लगा दिया। अच्छा ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, जल्दी बता दो। वेरी गुड, ए माइनस बी होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। नीचे क्या आ गया, चलो जी x माइनस 2 से सिंगल x माइनस 2 कट गया। अब क्या आंसर आया, यह आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x इंटू एक्स माइनस 2 और नीचे क्या आ गया। अब लिमिट पुट करके फिर चेक करो कितना आंसर आ रहा है, 2 पक्का, 0 आ रहा है। लेकिन बेटा 0 ओवर 0 नहीं आ रहा, तो यानी यहां लिमिट आप रख सकते हो। 0 आंसर आ सकता है, समथिंग अपॉन 0 आ सकता है, बस 0 ओवर 0 नहीं आ सकता, ठीक है ना। और जो समथिंग अपॉन 0 होता है वो तब अप्लाई होता है जब एकदम सिंप्लीफाई स्टेप पर हो आप। जैसे मान लो 2 अपॉन एक्स आ गया और x अप्रोचेस टू 0, अब इसके आगे कोई सॉल्यूशन नहीं बनता, तो बस ये आंसर हो सकता है, नॉट डिफाइंड वाला 2/0। तो यहां आप सीधा आंसर क्या कर दूं मैं, आंसर कर देता हूं 0। 0 ओवर 0 नहीं आना चाहिए, 0 आ सकता है, एनी नंबर अपॉन 0 आ सकता है, बस 0 ओवर 0 नहीं आना चाहिए, यानी तब हमें है सॉल्व कर। क्लियर हुई बात। अब यही सेम क्वेश्चन बच्चों थर्ड पार्ट है, लेकिन इसको रिवर्स करके दिया हुआ है, ध्यान से देखो। जो इसका डिनोमिनेटर है वो उसका न्यूमरेटर है। जब पूरा सॉल्व करोगे आप इस उल्टे स्टेज पर आ जाओगे। अब इसके बाद इसका कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, कितनी कोशिश कर लो कुछ नहीं सॉल्व हो रहा। कोशिश करनी चाहिए समथिंग अपॉन 0 जब तक सॉल्व ना हो जाए। अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करना है, अगर बिल्कुल लास्ट स्टेज है नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर समथिंग अपॉन 0 आंसर है। यानी इसका आंसर आ जाएगा 4/0, जिसको कि हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। 4/0 को क्या लिखेंगे हम, ठीक है ना, खत्म। चलें अब आगे। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर, इसके फोर्थ पार्ट पर आइए बेटा। नोट कर लिया ना सबने, या फोर्थ पार्ट यहीं कर देता हूं। फोर्थ पार्ट हमें कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और इधर आ गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो ध्यान से, क्या 0 ओवर 0 है बच्चों, है ना। तो बिकॉज 0 ओवर 0, ऊपर क्या दिख रहा है, क्या करना चाहिए ऊपर, क्या x स्क्वायर नहीं आ रहा, और नीचे क्या मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, सीधे फैक्टर बना दूं। 11th क्लास के बच्चे ये सब काम कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं पूरा फैक्टराइज करके दिखाएं, सीधे लिख सकते हैं फैक्टर। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देख बेटा ये और ये गया, क्या अब 0 ओवर 0 फॉर्म है, रख देते हैं आंसर। कितना आ गया, 4/-1, आंसर -4, ठीक है ना, डन। अब आओ इसके फिफ्थ पार्ट पर, पार्ट नंबर 5। लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है, x अप्रोचेस टू 1, x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। देखो बच्चों सबसे पहले ध्यान से देखो, तो ये दो फंक्शन अलग अलग हैं। अगर मैं देखूं
तो ये मेरे पास क्या है, एफ एक्स है, और ये देखो जी एक्स। क्लियर है ना? बहुत कुछ समझना है इस क्वेश्चन। आ गया यहाँ तक? तो हमारे दिमाग में आता है कि फिर इन दोनों को सॉल्व करने की क्या जरूरत है। हम क्या करते हैं, अलजेब्रा ऑफ द लिमिट लगा देते हैं। यानी लिमिट इसके लिए पे एप्लीकेबल और लिमिट इसके लिए भी एप्लीकेबल। पहले वाले में बेटा ध्यान से देखो, तो पहले वाले में समथिंग अपॉन जीरो बन रहा है, जीरो ओवर जीरो नहीं बन रहा। दूसरे में भी समथिंग अपॉन जीरो बन रहा है। तो क्या हमें यह आंसर कर देना चाहिए? यह आंसर हमें तब तक नहीं करना जब तक कि सिंप्लीफिकेशन बची हो। अभी आप देखो ये दोनों फंक्शन सेम नेचर के हैं, तो मुझे अलजेब्रा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब डिफरेंट नेचर के होंगे तो हम अलजेब्रा लगाएंगे कि इनके बीच में कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो अभी हमारा काम क्या है, इसको प्रॉपरली सिंप्लीफाई करना, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक नया फंक्शन बन सकता है। ठीक है ना? अब पॉलिनोमियल की सब्ट्रैक्शन लगाते हैं, है ना? हाँ, एलसीएम वगैरह। अब एलसीएम लेने का तरीका क्या है? अब ये तुम्हारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कोई चीज आप कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी प्रैक्टिस बताएगी। तो आपको ये देखना है कि भाई अगर हम इतने बड़े एलसीएम लेंगे तो ये तो पक्का ही पता नहीं सॉल्व होगा। इसका मतलब इनके बीच में कोई कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट दिखता है बेटा, x माइनस टू, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, x आ गया, x माइनस वन, माइनस इस पूरे रिजल्ट से क्या कॉमन आ गया, x, जो कि हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू। क्या ठीक है? अब बच्चे क्या फैक्टर बन सकता है इसका? उसका भी फैक्टर बन सकता है, और फैक्टर बना लो। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है पहले उतना करना चाहिए। x माइनस टू, एक्स माइनस वन आ गया। अब क्या आप लोगों को याद है कि एलसीएम कैसे लेते हैं वेरिएबल पॉलिनोमियल के? 10th क्लास का मेथड कुछ याद है? फैक्टराइजेशन मेथड याद है कुछ? जैसे किसी भी नंबर के फैक्टर हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, एक नंबर के फैक्टर है बेटा 2 क्यूब और 3 स्क्वायर। तो क्या करते हैं एलसीएम में? चेक करो, बताओ सोच के। जो कॉमन नंबर होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर 2 है, हाईएस्ट पावर इज 3। कॉमन फैक्टर 3 है, हाईएस्ट पावर इज 3 स्क्वायर। दो हो गए। और अनकॉमन अगर दोनों में कोई नंबर्स हैं तो वो भी आ जाते हैं। अगर दोनों में अनकॉमन है कोई प्रॉब्लम, जैसे इसमें 5 है, इसमें 7 है, तो ये दोनों ही आ जाएंगे। तो क्या आते हैं, एलसीएम करने का ये रूल होता है। समझ गए? फैक्टर अब कोई भी हो सकता है, चाहे वेरिएबल फैक्टर हो चाहे नंबर एज अ फैक्टर हो। तो वेरिएबल फैक्टर में देखो बेटा, तो x और x फैक्टर दोनों में सेम है, पावर भी सेम है, तो एक x आ गया, है ना? हाईएस्ट तो कुछ है ही नहीं। x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन, हाईएस्ट कुछ नहीं, अनकॉमन है x माइनस टू, तो यही इसका एलसीएम आ गया। क्या अब एलसीएम याद रहेगा? गड़बड़ तो नहीं होगी? अब एलसीएम करके सॉल्व कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर बचता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ये पूरा कट गया, बचा क्या, x माइनस टू, एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई हुआ कितना आ गया, होल स्क्वायर। डन। यहां ये सारा सेम है, कट गया, वन बचा, वन को वन से मल्टीप्लाई किया, माइनस वन। क्या ठीक है? सबको समझ में आ गया? अब चलते हैं हम आगे, ठीक है ना? आगे की बात अगर हम करें तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देता हूं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, क्योंकि अभी भी 0 ओवर 0 तो नहीं खत्म हुआ है, खत्म हुआ है, ये 1 होना चाहिए, ये 1 है बेटा। चेक करो, अभी खत्म हुआ, वही है ना, 0 ओवर 0 ही है। अब 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है? एक ये है और ये पूरा है, क्योंकि ध्यान से देखो 1 डालूंगा, जब तक ये 1 यूज नहीं होगा 0 नहीं होगा। इसका मतलब आपको बस इन दो के बारे में सोचो, ऐसा नहीं कि ब्रैकेट खोलने लग जाए। चलो नीचे पूरा ब्रैकेट खोल देते हैं, कन्फ्यूजन दूर है। इसका कुछ नहीं करना, इसका कुछ नहीं करना। अब ये अकेला बचा हुआ, ये ऊपर वाले से जरूर सॉल्व होगा, क्योंकि यही दो जीरो बनाएंगे। समझ गए? ऊपर वाले का मतलब ये नहीं भगवान से, समझ गए? हम ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस वन। ठीक है बेटा? नीचे क्या आ गया, x, x माइनस वन, एक्स माइनस टू। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। नीचे क्या आ गया,
क्या अब 0/0 फॉर्म खत्म हुई? कहाँ खत्म हुई? अभी तो 1 बचा ही हुआ है। फिर फैक्टर बने ऊपर x-1 और नीचे ये देखो, अब ये गया, अब गई 0/0। अब आप वैल्यू डाल दो, 1 - 3 1 1 - 2। आंसर कितना आ गया बेटा? क्या +2 आ गया? जो नॉट डिफाइंड बन रहा था उसका आंसर क्या है? +2 है। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से आपने एल्जेब्रिक लिमिट सारी पढ़ डाली। ठीक है ना? तुम लोगों को एक और समझा दूं एग्जाम। हाँ, नोट कर लिए सबने? एक एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक का सारा काम खत्म हो जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक अभी मैं पढ़ाऊंगा और डिटेल में तुम लोग। अच्छा, नोट करेगा? एक क्वेश्चन कर ले, फिर एक साथ ही नोट करना। रुको, एग्जाम्पल नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x टू दी पावर 15 - 1 अपॉन x टू दी पावर 10 - 1। क्या 0/0 फॉर्म है बेटा? 0/0 है ना? 1 की पावर 15 1, 1 की पावर 10 1 बन रहा है। अगर पावर देख लिया आपने, कुछ याद आया कौन सी फॉर्म है ये? स्पेशल आइडेंटिटी। लिमिट x अप्रोचेस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n x माइनस a क्या बना? समझ में आ गया? लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है बेटा वो ये है कि इसके डिनोमिनेटर में x माइनस a नहीं है, x टू दी पावर 10 - 1 है। सही है? 1 की कोई भी पावर। लेकिन बेटा जब तक ये प्रॉपर ये वाली आइडेंटिटी नहीं बन जाएगी आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। देखो जैसे मैं ऊपर बनाऊं, ध्यान से देखना, लिखना मत अभी कोई भी। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x टू दी पावर 15 - 1 टू दी पावर 15। हाँ, वेरी गुड, दोनों को x - 1 से डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान से देखो, अब ये चीज तो मिल गई, न्यूमरेटर तो है, लेकिन ये नहीं है मेरे पास। क्या नहीं है? x माइनस ए नहीं है। पावर हमेशा 1 होनी चाहिए डिनोमिनेटर वाले की, वो चीज यहां नहीं है। तो आप क्या करोगे फिर? आप करोगे x - 1 से डिवाइड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। देखो ऐसे लिख दोगे, डिवाइडेड बाई x - 1, ये पहला बन गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर x टू दी पावर 10 - 1 टू दी पावर 10 अपॉन x - 1। और काम ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। अब देखो x - 1 कट गया, क्वेश्चन वहीं का वहीं है। सही है? अगर आप ध्यान दो तो क्या ये एल्जेब्रा ऑफ द लिमिट बता रहा है? fx अपॉन gx। तो लिमिट एप्लीकेबल फॉर न्यूमरेटर एंड ऑल्सो फॉर डिनोमिनेटर। पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। आर्यन कहां ध्यान है तेरा? भजन सुन रहा है? हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x टू दी पावर 15 - 1 टू दी पावर 15 अपॉन x - 1, ये आपका न्यूमरेटर हो गया। होल अपॉन डिनोमिनेटर, ये आपकी मर्जी है, प्रेजेंट करना चाहो तो करो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अभी तो मैं कर दे रहा हूं जो कि तुम लोगों को एल्जेब्रा ऑफ लिमिट की इंपॉर्टेंस पता चले। ये हुआ बेटा, कर सकते ना ऐसा? तो न्यूमरेटर में क्या लगाऊंगा मैं? n(a)(n-1), यानी 10 1 10 - 1, सॉरी 15 है, 15 1 14 और नीचे 10 1 9, यानी 15/10, 5 3 15, 5 2 10। देख लो, क्लियर है? तो ये हो गया खत्म। ठीक है, अब आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 12.1। कितना काम करके आना है तुम लोगों को? पहले 12 क्वेश्चन यहां खत्म करने हैं, पहले 12, और 23 से लेकर के 29 तक सारे, 23 से 29 और पहले 12। ठीक है जी, ये होमवर्क हो गया, नोट कर लो, ये ले लो बुक।